नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में। मैं हूं विश्व मोहन सिंह और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कमोडिटी निवेश में आपको सवाल कैसे पूछना है। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9619873567 इस पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। शो के दौरान हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे, जितने भी आपके कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल होंगे। नंबर एक बार और दोहरा देता हूं, 9619873567। इस नंबर पर आपको सवाल पूछना है। आपके सारे सवालों के जवाब हम कमोडिटी निवेश में देंगे। चलिए, लेकिन सबसे पहले एक खबर महंगाई को लेकर है। महंगाई के आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, लगातार तेजी आ रही है। खाने के तेल के दाम पिछले एक साल में 50% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। वहीं दलहन की बात करें तो यहाँ भी 20% तक की तेजी आ चुकी है। तो हम लगातार एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। त्योहारी मौसम है, त्योहारों पर और कितनी महंगाई बढ़ेगी, कंज्यूमर पर कितनी मार पड़ेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सिराज हुसैन साहब हैं, पूर्व कृषि सचिव है और एग्री के जाने माने जानकार भी है। सर, स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, महंगाई के आंकड़ों में जिस तरह की तेजी दिख रही है खाने पीने की महंगाई में, क्या लग रहा है सर, आने वाले दिनों में और कितनी बढ़ सकती है महंगाई? नहीं, मुझे ये लगता है कि आगे आने वाले दिनों में जैसे ही खरीफ की फसलें बाजार में आएंगी, बारिश का प्रकोप कम होगा और सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी, तो मुझे लगता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में थोड़ा सा बाजार में नरमी आना चाहिए। प्याज में मुझे लगता है कि कुछ तेजी बनी रहेगी, क्योंकि कर्नाटका और महाराष्ट्र में जहां देर से बारिश हुई है जी वहां पर ऐसा लगता है कि प्याज की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। जी उसकी वजह से प्याज में शायद तेजी बनी रहेगी। बाकी सब्जियों में और अनाज में मुझे लगता है थोड़ी सी रिलेटिवली कमी आनी चाहिए। लेकिन सर, तिलहन खाने के तेल के दाम कम नहीं हो रहे। यहाँ तो तेजी बनी हुई है लगातार। सरसों देख लीजिए, अब नई फसल आने में सरसों में काफी टाइम है, अप्रैल से पहले आने वाला है नहीं, स्टॉक काफी कम है। क्या लग रहा है इस मोर्चे पर, क्या राहत मिलने वाली है? देखिए, उसमें क्योंकि हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। जी करीब 65% एडिबल ऑयल इंपोर्ट होता है, इसलिए वो काफी कुछ इंपोर्ट के प्राइसेस पर और इंपोर्ट ड्यूटी पर डिपेंड करता है। तो जैसे ही सोयाबीन की फसल अब मार्केट में आने वाली है, मुझे लगता है कि उसके आने के बाद हो सकता है कि गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ कमी करे, लेकिन उसमें कुछ प्राइसेस कम होने की उम्मीद कम लगती है। स्टार्ट में कम लगती है क्योंकि अभी नई फसल आने में वक्त है। हालांकि सोयाबीन की जब नई फसल आएगी तो थोड़ी नरमी होगी और इंपोर्ट ड्यूटी भी कम है, तो इंपोर्ट लगातार बढ़ रहे हैं। पाम तेल की सप्लाई बढ़ी है देश में, तो हो सकता है हल्की नरमी आए, लेकिन पूरी तरह से स्टेबलाइज और ज़्यादा नीचे आने में अभी वक्त लग सकता है। सर, दलहन मार्केट को लेकर क्या आउटलुक है? क्या यहाँ पर राहत मिलने की उम्मीद है कि यहाँ दाम अब यही रहेंगे? इस भाव को अब आप लोगों को डाइजेस्ट कर लेना पड़ेगा, कंज्यूमर्स को? दलहन में भी नई फसल अभी तूर की आएगी जी और उड़द की फसल आएगी, तो ये वक्त अक्टूबर से लेके दिसंबर तक थोड़ा सा दामों में नरमी आने की संभावना बनी हुई है। मुझे लगता है थोड़ा सा नरमी इसमें भी आएगी। सर, कंज्यूमर को तो ज़्यादा पैसे देने ही हो रहे हैं, लेकिन क्या इसका फायदा किसानों को मिल रहा है? क्या वो अब बेहतर प्राइस पा रहे हैं? देखिए, अब ये आगे क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि जब तक ये प्राइस का जो सोर्स है इंफॉर्मेशन का वो मंडी के प्राइसेस हैं। मंडी के बाहर जो सेल होती है उसके प्राइसेस तो पता नहीं चलते हैं। तो अगर मंडी सिस्टम बहुत कमजोर हो जाएगा, अभी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो नए फार्म लॉज हैं जिसमें मंडी के बाहर कोई भी आदमी कोई भी चीज किसी भी दाम पे खरीद सकता था, फिलहाल तो उस पर रोक लगी हुई है। लेकिन अगर वो रोक हट जाती है और वो दाम मंडी के बाहर बहुत बड़ी ट्रेडिंग होने लगती है तो पता नहीं चलेंगे दाम। बहरहाल, जब अगर मंडियों का सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा तो मंडियों के दाम पर अंकुश सरकार रख सकेगी। और जैसा कि कई चीजों में स्टॉक लिमिट्स वगैरह सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में लगाई हैं नए कानूनों के बावजूद, हो सकता है कि अगर दाम कम नहीं होते हैं तूर वगैरह, फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है कि तूर की फसल पर भी बारिश का बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा हो, लेकिन अगर दाम बहुत बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट जरूर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में एक्शन ले सकती है। ओके, यानी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत ज़रूर कदम उठाए जा सकते हैं। शुक्रिया हुसैन साहब, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और
दर्शकों को क्या ग्राउंड की स्थिति है इसके बारे में बताया। चलिए, कॉलर शो है और हमारे साथ दो मेहमान हमारे बने हुए हैं। रवि देवरा है और भाविक पटेल हैं। कुंवर जी कमोडिटीज़ से रवि देवरा है और ट्रेड बुल सिक्योरिटीज से भाविक है। सर, आप दोनों लोगों का, रवि जी आपका खासकर तिलहन मार्केट को लेकर क्या आउटलुक है? क्या लग रहा है, खाने के तेल के दाम आगे आपको टेक्निकली कैसे लग रहे हैं? आगे और बढ़ने वाले हैं या यहाँ पर नरमी की उम्मीद लग रही है? अगर कोई ट्रेडर है उनके हिसाब से क्या देखते हैं आप? डेफिनेटली प्राइसेस में थोड़ा हायर लेवल से रेजिस्टेंस देखने को मिला। बेसिक कोई रीजन नहीं है, बट ये जो क्रूड के प्राइसेस में 2 दिन से नरमी है, तो उसका एक प्रभाव खाने के तेल में भी पड़ा है और इस हिसाब से प्राइसेस हायर लेवल से थोड़ा करेक्ट हुए। बट मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा नरमी रहनी चाहिए, क्योंकि जो सोयाबीन का क्रॉप आएगा उसके बाद उसका क्रशिंग होगा, क्रशिंग के बाद जो सोया ऑयल है वो मार्केट में आएगा, उसको काफी टाइम है। साथ में आरएमसीडी के जो सोइंग के नंबर्स भी आने हैं, तो उसको भी 1 महीने का टाइम है। तो एटलीस्ट नियर टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी मंदी ये प्राइसेस में दिखे, क्योंकि जो ब्लेंडिंग है एज वेल एज देखे तो अक्रॉस द ग्लोब बायोफ्यूल का जो डिमांड है वो काफी बेहतरीन है। तो जब तक ये बायोफ्यूल का जो ट्रिगर है वो प्राइसेस में रहेगा, आई थिंक कि कोई बड़ी करेक्शन नहीं आनी चाहिए। हाँ, क्रूड के प्राइसेस में जो करेक्शन आए तो उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट अभी तो आपको प्राइस में सीपीओ को में देखने को मिल सकता है। 1140 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, तो वहां से आपको 1110 तक के लेवल शायद देखने को मिले। अपर साइड जब रेजिस्टेंस 1160 के करीब है तो उसका स्टॉप लॉस लगा अगर शॉर्ट करते हैं यहाँ से। तो मुझे लग रहा है ये एक कमोडिटी है जो क्रूड के प्राइसेस के नरमी के हिसाब से यहाँ से थोड़ा बहुत 3-4% की थोड़ी करेक्शन ले सकते हैं। अदरवाइज ट्रेंड अप है। आपको ये पूरी फेस्टिविटी के टाइम में प्राइसेस हायर रहेंगे और उसके थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे भी होगा। ओके, यानी फेस्टिव में आपको महंगाई के लिए तैयार ही रहना पड़ेगा, क्योंकि फेस्टिव डिमांड से तो भाव ऊपर की तरफ ही जाएंगे। चलिए, अब बात कर लेते हैं फेस्टिव त्योहारी मौसम है और इस मौसम में सबसे ज़्यादा डिमांड गोल्ड और सिल्वर की होती है। ज्वेलरी की बाइंग के लिए लोग इंतज़ार करते हैं इस मौसम का, और नवरात्र आज से शुरू हो गया है। तो ग्राउंड पर क्या स्थिति है? ज्वेलर्स के यहाँ किस तरह के रिस्पॉन्स मिल रहे हैं? क्या पितृपक्ष के बाद अब बायर्स धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं? हमारे साथ पीएन ज्वेलर्स के चेयरमैन सौरभ गाडगिल हैं। सौरभ जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, ग्राहकों का रिस्पांस अब कैसा मिल रहा है? क्योंकि पिछले 2 साल आप लोगों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा है। क्या इस साल बेहतर सेलिंग की उम्मीद कर रहे हैं? क्या सेंस है आपका सर? जैसे आपने कहा, पिछले 2 साल थोड़ा ज्वेलरी इंडस्ट्री थोड़ी मंदी थी, कठिनाइयाँ थी, लेकिन ये साल बहुत अच्छा गया है। लॉकडाउन खुलने के बाद एक तरह से गिराई की लगी हुई है और लोगों में जो एक पेंट अप डिमांड थी, वेडिंग शॉपिंग की डिमांड थी, वो सब दिख रही है और फेस्टिव डिमांड भी बहुत स्ट्रांग लग रही है। तो सोने में, चांदी में, डायमंड में, हर कैटेगरी में अच्छी डिमांड है, अच्छा रिस्पांस है। और जो भाव लॉकडाउन के समय ऑल टाइम हाई पहुंचा था, वो लगभग 20% नीचे है। तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव साइड है कस्टमर्स के लिए। तो सोने में, जेवरातों में या बुलियन में सब जगह पे अच्छी बिकवाली हो रही है, अच्छा रिस्पांस है। और ऐसा हो गया मार्केट में कि होलसेलर्स के पास, मैन्युफैक्चरर्स का अभी ज्वेलरी का शॉर्टेज हो गया है। गोल्ड में है, डायमंड में वही स्टोरी है कि ज्वेलरी शॉर्टेज है। हर एक ज्वेलर के पास पैन इंडिया एक अच्छा रिस्पांस है और मुझे लग रहा है कि ये दिवाली बहुत अच्छी जाएगी। कस्टमर का अभी से ही रिस्पांस बहुत है। श्राद्ध के महीने में भी जो थोड़ी बिकवाली कम होती है, इस बार ऐसा नहीं दिखा। इस बार श्राद्ध के महीने में लोगों की बाइंग थी, ऑर्डर बुकिंग थी। तो एक अच्छा मौसम दिख रहा है और हमें यकीन है कि दिवाली का ये सीजन बहुत अच्छा जाएगा। ओके, हम भी उम्मीद करते हैं कि जो पिछले 2 सीजन की जो नरमी थी वो इस साल पूरा हो जाए आप ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए। सर, प्राइस आउटलुक के हिसाब से आपका व्यू क्या लग रहा है? अगर करंट लेवल के आसपास अगर कोई बाई कर रहा है तो क्या लग रहे हैं दिवाली तक या साल के अंत तक कहाँ तक जाता दिख रहा है आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों के प्राइसेस सर? मुझे लग रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों में स्टेबिलिटी दिख रही है। गोल्ड में अभी देखा है अगले 5-6 महीने का अगर हम लोग टाइम फ्रेम देखें तो गोल्ड मुझे 45,000 का नीचे का लेवल लग रहा है और ऊपर 49,000 लग रहा है। चांदी भी 60,000 से 65,000 तक लग रही है। तो एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, क्योंकि ये साल में गोल्ड में बहुत अप डाउन हो चुके हैं और अभी एक स्टेबिलिटी आ गई है गोल्ड मार्केट में। तो ये चलते लोगों में हर एक डिप में गोल्ड खरीदी करना चाहिए, भले ज्वेलरी फॉर्म में हो, इन्वेस्टमेंट फॉर्म में हो।
और आउटलुक अगर 2 साल का देखें तो मुझे लग रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों में बहुत तेजी आएगी, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हुई है, ये जो करेंसी प्रिंटिंग हुआ है, इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है, इसको देखते अगले 2 साल में गोल्ड में एक अच्छी तेजी दिखेगी और उस टाइम गोल्ड 65,000 के ऊपर जा सकता है। तो एक लॉन्ग टर्म गोल्ड एक सेफ एसेट है, उसमें इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में देखें तो गोल्ड अभी रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन हर डिप पे गोल्ड में थोड़ी खरीदी होनी चाहिए। डिप पे खरीदारी करने की सलाह है और आगे चलकर 49,000 तक भी ऊपर भाव जा सकते हैं और चांदी 60,000 से 65,000 रुपए का रेंज दे रहे हैं। सौरभ जी, शुक्रिया गाडगिल साहब, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और उम्मीद करते हैं धनतेरस और दिवाली के मौके पे फिर से आपसे बात होगी और जानेंगे किस तरह के सेल्स नंबर आते हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री की। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर के सवाल भी आ गए हैं। पुनीत गोयल है। पुनीत गोयल का सवाल है कि उन्होंने गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड किया है, नुकसान हो रहा है, क्या करें अब? भाविक, आपकी राय गोल्ड और सिल्वर में? देखिए, आज मुझे दोनों पॉजिटिव लग रहा है। हालांकि कल डेटा भी आने वाला है यूएस का नॉन फार्म पेरोल का, तो वहाँ पे एक थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो कल हमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। पर अगर इंट्राडे मेरा व्यू चाहिए तो आई होप उन्होंने बाय किया हुआ है, क्योंकि आज के दिन पे मुझे बाय लग रहा है। आई थिंक इंट्राडे 47,150 से 200 अपसाइड दिख रहा है, तो 46,700 के स्टॉप लॉस है। और चांदी में भी मैं बात करूँ तो चांदी भी मुझे थोड़ी पॉजिटिव लग रही है। इनफैक्ट आज मॉर्निंग सेशन से ही अप चल रही है, तो आई थिंक चांदी भी मुझे 61,800 से 62,000, तो दोनों में आज के लिए मेरा व्यू पॉजिटिव है, बाइंग साइड है। और अगर उनकी शॉर्ट साइड है तो आई वुड सजेस्ट के 62,500 के स्टॉप लॉस से वो बने रहे, क्योंकि कल डेटा आने वाला है, तो शायद कल नीचे भी आ सकता है। ओके, यानी कल नीचे भी आ सकता है, लेकिन आज के लिए चांदी इनकी खरीदारी की सलाह है कि आप खरीद कर जा सकते हैं। रवि जी, आपका व्यू गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए करंट लेवल पर? डेफिनेटली जिस हिसाब से आगे भाग ने बात की, मैं एग्री हूँ। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अपसाइड में रहने चाहिए। सिल्वर में ऊपर 61,900 से 60,000 तक के लेवल्स दिखने चाहिए। 60,800 का काफी हम सपोर्ट है सिल्वर के प्राइसेस में। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक ट्रेंड इंटैक्ट है। मुझे लग रहा है कि फेस्टिविटी में जो आगे आप बात कर रहे थे ज्वेलर से, काफी अच्छी डिमांड है। स्पॉट मार्केट प्रीमियम भी काफी बढ़ गए और अगर ये ट्रेंड चेंज देखे ये साल का, तो ये ट्रेंड ये चेंज हुआ है कि अभी रिप्लेसमेंट डिमांड नहीं है, नए गोल्ड की डिमांड ज्यादा है। इस हिसाब से लास्ट 3 महीने के जो इंपोर्ट के डेटा इंडिया में देखे तो उसमें मल्टीपल टाइम्स उसमें इजाफा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि डिमांड जारी रह सकती है। स्पॉट मार्केट प्रीमियम के हिसाब से डोमेस्टिक प्राइसेस भी अपरवर्ड रह सकते हैं कल नॉन फार्म पेरोल के नंबर से। अभी एक्सपेक्टेशन है कि नॉन फार्म पेरोल के नंबर्स पॉजिटिव आएंगे। इस हिसाब से प्राइस ने ऑलरेडी नेगेटिविटी डिस्काउंट कर चुकी है। मुझे लग रहा है कि ये डेटा के बाद या 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा अपसाइड बनना चाहिए। तो अगर आपकी सेल की पोजीशन है तो मुझे लग रहा है कि उसको आप बाय में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड ये टारगेट स्टॉप लॉस से आपको शायद ये आपका लॉस है वो मार्जिनली कवर कर सकता है। ओके, यानी ये व्यू आपको गोल्ड और सिल्वर में। सर, क्रूड आज के सत्र में काफ़ी गिरावट दिख रही है, हालांकि कल शाम से ही गिरावट शुरू हो गई थी, आज 2 से 2.5% की कमजोरी दिख रही है। भाविक, आपको कैसा लग रहा है क्रूड? क्या इस गिरावट में क्या करना चाहिए क्रूड में? देखिए, क्रूड टेक्निकली भी ओवरबॉट हो चुका था, इसलिए थोड़ा बहुत पुल बैक की भी एक्सपेक्टेशन थी। और दूसरा जो यूएस के एनर्जी मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि अगर प्राइसेस अपसाइड रहेंगे तो वो अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो भी थोड़ा बेच के चलेंगे। और दूसरा फंडामेंटल अगर हम देखें तो जो 3 हफ्ते से पहले जो हुरिकेन आया था, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे जो क्रूड की प्रोडक्शन थी वो ऑफलाइन हो चुकी थी और अभी धीरे धीरे वो वापस ऑनलाइन होने शुरू हो गई है। तो यूएस में भी अगर हम देखें तो इन्वेंट्री थोड़ी बढ़ के आई है। तो ये 2 फैक्टर्स की वजह से जो ओवरबॉट थे उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया है। मुझे लग नहीं रहा कि अभी भी बहुत मैक्सिमम आई थिंक डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। एमसीएक्स में अभी 5700 है, आई थिंक 5500 से 5400 तक का बेस आना चाहिए। 1 से 2 दिन में अभी भी मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत और सेलिंग आ सकता है। बट ओवरऑल अगर किसी को पोजिशनली लॉन्ग करना है तो 54 से 5500 एक आइडल लेवल है कि जहाँ से वो बाय कर सकते हैं 5300 के स्टॉप लॉस से। और अपसाइड अभी भी मुझे लग रहा है कि 5800 से 5850 आ सकता है।
ओके, यानी नीचे की तरफ आने दीजिए। अगर बाइंग की ही आपको कॉल लेनी है तो 53,000 5,300 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, फिर नीचे आने देनी है 5,400 5,500 के आसपास आप एंट्री दोबारा खरीदारी की पोजीशन बना सकते हैं। रवि, आप सहमत है भाविक से? आप भी खरीदारी की सलाह नीचे के लेवल पे देंगे या करंट लेवल पर भी खरीद के जा सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली जो कल रशिया से भी जो कमेंट आए थे वो भी प्राइसेस के लिए थोड़े सेंटिमेंट नेगेटिव थे, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट ने कल बोला था कि दे विल इंटरवेन इन यूरोपियन एनर्जी मार्केट। तो अगर ये इंटरवेंशन आता है एंड अगर रशिया अपनी सप्लाई बढ़ाता है तो आई थिंक इसमें एक नेगेटिविटी प्राइस में प्रिवेल कर सकते हैं और इन्वेंटरीज के नंबर्स पे आ गए तो आई थिंक बेसिक अभी मार्केट का फोकस है वो कल चाइना जो ओपन होगा एज वेल एज कल नॉन फार्म पेरोल के नंबर्स पे होगा, तो अब क्रूड का फोकस मैक्रो पे होगा। तो मैक्रो डेटा अच्छा है, बट यस करंटली जो ये मोमेंटम या सेंटिमेंट है, मुझे लग रहा है अगर किसी को कोई ट्रेड लेना है इंट्राडे के लिए या 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए तो वो 5720 5730 के करीब एक बार शॉर्ट का कॉल ले सकते हैं। 5800 का एक स्टॉप लॉस लगा ले। मेरे हिसाब से प्राइसेस नीचे 5500 के लेवल दिखने चाहिए, तो रेस्टिव मोमेंटम है। अगर दोनों का फायदा लेना है आपको, नेचुरल गैस एंड क्रूड दोनों का, तो आज से जो स्टार्ट हुआ है एनर्जी डेक्स उसमें आप सेल करें 6100 के करीब। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 5920 तक के लेवल्स एंड अपर साइड स्टॉप लॉस 6152 का लगा है, तो ये बेटर है एंड रिस्क रिवॉर्ड एंड अगर आप वोलेटिलिटी भी देखें तो वो एनर्जी डेक्स में कंपैरेटिव सेफर है, तो मुझे लग रहा है कि वो इंडेक्स भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, उस इंडेक्स को भी आप शॉर्ट करने की सलाह है। नया एनर्जी इंडेक्स आज ही लॉन्च हुआ है, तो ये भी आपके लिए कॉल हो सकती है। चलिए, अगला कॉलर भी क्रूड पर ही है। ये बुलंद शहर से अनिल अग्रवाल है। इन्होंने 2 लॉट क्रूड लिया है 5,665 पे। भाभी क्या करें, होल्ड करें या क्या करें अब? देखिए, रवि जी ने अभी बताया है कि वो शॉर्ट कर सकते हैं, तो आई थिंक मैं वही बोलूँगा कि उनकी पोजीशन 5760 5780 के स्टॉप लॉस से वो शॉर्ट की पोजीशन बना ले और टारगेट रख सकते हैं 5620 5600 का इंट्राडे के लिए। तो ये कॉल है। चलिए, आज अगला सवाल है अजय का है, इंदौर एमपी से है। उनका भी सेल है 5,100 रुपये पे क्रूड। क्या करना चाहिए रवि अब इनको? बहुत आउट द मनी है प्राइसेस, क्योंकि प्राइसेस से ऑलरेडी 600 के प्राइसेस उसके मोमेंटम के ऊपर चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अभी क्या करें आप, एक नया मींस के एवरेज के लिए अगर जगह हो तो जो मैंने आगे स्ट्रेटेजी बताई 5720 के करीब आप एक एवरेज के लिए नया शॉर्ट कर दे 5720 के करीब। 5800 का स्टॉप लॉस लगाए जो आप नया सेल कर रहे हो, क्योंकि रिस्क लेना पड़ेगा। 700 पॉइंट 600 पॉइंट की एडवर्स मोमेंटम सिंगल शॉट में नहीं आएगी, तो आई थिंक आप क्या कर सकते हैं, एवरेज कर दो। एवरेज से आपका जो दोनों प्राइसेस की एवरेज आई थिंक 5300 5400 के करीब आ जाएगी आपकी। तो अगर यहाँ से थोड़ी गिरावट 5500 के करीब पे आता है तो मोटा मोटा आपका लॉस कम हो सकता है। क्योंकि इतना बड़ा लॉस है तो पहले आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप लॉस को मिनिमाइज करें, और लॉस मिनिमाइजेशन के लिए आपको एक ही ऑप्शन है, वो आप कर सकते हो एवरेजिंग। तो मेरी सलाह है कि 5720 के करीब एक बार सेल की लिमिट रखते हैं। ओके, तो ये स्ट्रेटजी आपको क्रूड के लिए। चलिए, बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में कॉपर भाभी कैसा लग रहा है? आज हल्की तेजी दिख रही है, करीब करीब 0.25% की। क्या करना चाहिए करंट लेवल पे? 716 रुपये भाव है, क्या खरीद के जाएं? देखिए, आई थिंक आज सारी अगर मैं बेस मेटल स्पेक देखूँ तो पॉजिटिव दिख रही है, एटलीस्ट चार्ट पे भी इंट्राडे। तो मेरी लॉन्ग की पोजीशन रिकमेंडेशन रहेगी। अभी फ़िलहाल चल रही है 716 के करीब, तो 715 714 के करीब आता है तो वहाँ से एक बार लॉन्ग कर सकते हैं 720 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 709 का। कल भी हमने देखा था 703 702 का एक जो सपोर्ट प्राइस है वो ब्रेक नहीं कर रहा है अभी कॉपर। तो फिलहाल मीडियम टर्म के लिए भी जब तक 700 रुपये का लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक एटलीस्ट पोजीशन बाय में ही रखनी चाहिए। अपसाइड ज़्यादा रेजिस्टेंस चल रहा है 70 22 23 के करीब, तो वहाँ पे शायद बिकवाली आ सकती है। तो इंट्राडे में 720 के टारगेट के लिए मैं लॉन्ग की रिकमेंड करूँगा, और मीडियम टर्म में भी 723 724 के लिए मैं लॉन्ग के रिकमेंडेशन करूँगा। ओके, यानी जो 717 की पहले इनका पहला टारगेट था 717, वो अब अचीव होने वाला है, तो अब बढ़ा के इन्होंने 720 रुपये का टारगेट कर दिया है, ध्यान रखिएगा। जिंक पर भी सिमिलर कॉल है भाविक आपकी? जी ज़रूर से। अगर कल देखें तो कल भी जिंक 259.30 के करीब हाई बनाया था, और आज भी अगर देखें तो टेक्निकली ओवर
अच्छा ही लग रहा है। आई थिंक अगर मीडियम टर्म मूविंग एवरेज भी देखें तो उसके ऊपर ही चल रहा है, और जिंक बाकी सारे बेस मेटल्स के कंपेयर में थोड़ा आउट परफॉर्म भी कर रहा है, तो आई थिंक मैं ज़्यादा बुलिश इसमें भी हूँ। तो इंट्राडे भी ये लॉन्ग कर सकते हैं 259 260 के टारगेट के लिए। इंट्राडे स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 255 का। यानी कॉपर और जिंक इनकी दो पिक है। कॉपर के लिए 720 रुपये का और 259 रुपये का है जिंक के लिए टारगेट। रवि, कॉपर में आपका टारगेट क्या होगा? क्या आप भी बाइंग की सलाह देंगे कॉपर में? डेफिनेटली मुझे भी कॉपर पसंद है, मैंने उसमें भी बाई की रिकमेंडेशन दी है। पहला मेरा टारगेट 719 का है। हालांकि थोड़े मीन्स के लास्ट 30-40 मिनट्स में प्राइसेस में 2 रुपए तक का एक इजाफा है, तो 714 715 के करीब आए तो आप बाय करें। स्टॉप लॉस मेरा और भाविक का सिमिलर है 709। मेरा ये मानना है कि अगर कॉपर आज 719 के ऊपर क्लोज होता है तो कल 725 तक के लेवल्स आपको दिख जाएंगे। पर्टिकुलर एक वीक की छुट्टी के बाद कल चाइनीज मार्केट ओपन होगा, शांघाई मेटल एक्सचेंज ओपन होगा, तो शांघाई मेटल एक्सचेंज ओपन होगा, उसका भी एक सपोर्ट शायद कॉपर में मिल सकता है। बॉन्ड यील्ड जो थोड़ा 1.57 के करीब था, उसने उसके बाद नया हाई नहीं बनाया, तो जब तक ये बॉन्ड रेट 1.57 के ऊपर नहीं जाता, आई थिंक नॉन एग्रो में पर्टिकुलर बुलियन एंड मेटल्स में थोड़ा यहाँ से शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद करनी चाहिए। ओके, चलिए कुछ एग्री काउंटर्स की भी बात कर लेते हैं। रवि, कॉटन में जबरदस्त तेजी दिख रही है। कॉटन में कहीं ट्रेड बन रहा है क्या? एनसीडीएक्स का पास या एमसीएक्स कॉटन कहीं पे भी? कॉटन थोड़ा वॉलेटाइल है, उसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है। मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल कपास में है, वहां पे अराइवल्स में भी डिले होने की एक संभावना बन रही है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे बाय करें। 1650 का टारगेट है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के, 1610 के करीब बाय करें आप। स्टॉप लॉस 1588 का लगा है। मुझे लग रहा है कि अभी जो रेशनल्स एंड फंडामेंटल्स है कॉटन में इंटैक्ट है, एंड इंटरनेशनल प्राइसेस की टारगेट है बात करें कपास तो में। कपास में 1650 रुपए का टारगेट है सर। फटाफट टर्मरिक पे व्यू बताइए, 30 सेकंड का वक्त है सर आपके लिए। हाँ, टर्मरिक में मेरा सेल की सलाह है, वहां पे लगातार रेजिस्टेंस बना हुआ है और लेवल्स भी आगे चालू होगी। 7020 के टारगेट के लिए एक बार सेल करके चले, 7250 का एक स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आगे जाके बिक वाली का जो प्रेशर है वो और बढ़ना चाहिए। ओके, 7020 के लिए हल्दी बेचना है और वही कपास आपको खरीद कर जाना है। ये दो टॉपिक एग्री मार्केट के लिए। शुक्रिया रवि जी आपका और भाविक आपका। आप दोनों ने वक्त निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए मनी मंत्रा कविता थपलियाल। नमस्कार।